नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और शाम के 7 बजे जा रहे हैं। ये वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको जोड़ते हैं। आगाज हेडलाइंस के साथ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी 2 दिन के जम्मू दौरे पर 5 बजे से बीजेपी लीडरान के साथ कर रहे हैं मीटिंग। हाल ही में रियासती बीजेपी लीडरान गए थे दिल्ली। हाजिन में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजों ने फोर्सेस पर की पत्थरबाजी, मिलिटेंट्स भागने में कामयाब, सर्च अब भी जारी। पुलवामा में बीजेपी लीडर पर हमला करने वाले 2 मिलिटेंट्स हलाक। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू की थी तलाशी मुहिम। मशक्कत के बाद मुठभेड़ में ढेर हुए हमलावर। रिसर्च स्कॉलर मनान के बाद एक और तालिब इल्म चला दहशतगर्दों की राह। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तस्वीर वायरल। पट्टन हायर सेकेंडरी स्कूल में बरसों पुराना तालीमी निजाम, बच्चों ने सरकार से की इदारे को मॉडर्न बनाने की गुजारिश। और बोतल बंद पानी पर अमेरिका की एक तंजीम का बड़ा इंकशाफ, पानी में मिले प्लास्टिक के पार्टिकल्स। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के नुक्ता नजर राम माधव जम्मू में बीजेपी लीडरान की कारकर्दगी समेत रियासत के सियासती जो हालात है रियासती, उनको लेकर के और जो सियासी हालात है वहां पर उनकी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू के 2 रोजा दौरे पर है राम माधव। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के वुज़रा और एमएलए और सीनियर लीडरान के साथ आज शाम 5 बजे से मीटिंग ले रहे हैं और इस मौके पर वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और सियासी मसलों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि राम माधव का दौरा इस वजह से भी खास है कि अगर हम बात करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की, तो इस इलाके में इस वक्त काफी उठापटक का दौर जारी है। साथ ही बीजेपी कई मसले पर, जैसे आसिफा मर्डर केस, नौशेरा जिले की मांग के साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुतालबे के सबब अवाम की नाराजगी भी झेल रही है। पार्टी जराये के मुताबिक राम माधव शनिचर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो राम माधव का ये दौरा बेहद अहम जम्मू दौरा। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, जिस तरह से राजन कुछ ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के बीजेपी का जो नजरिया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो ऐसे में राम माधव का ये दौरा इसको देखते हुए कितना अहम साबित होगा और क्या कुछ उन्होंने कहा है? राब्ता ठीक तरह से कायम नहीं हो पाया, दोबारा उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। राजन वैद्य हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के अहम लीडर राम माधव जम्मू में बीजेपी लीडरान की कारकर्दगी समेत रियासत के सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू के 2 रोजा दौरे पर हैं। राम माधव बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के वुज़रा और एमएलए साथ ही सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग भी ले रहे हैं। इस मौके पर वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और सियासी मसलों का भी जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि राम माधव का दौरा इस वजह से भी खास है कि रियासत जम्मू कश्मीर के में इस वक्त काफी उठापटक का दौर जारी है और बीजेपी कई मसलों पर, जैसे कि आसिफा मर्डर केस हो गया, नौशेरा जिले की मांग की बात हो या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुतालबे के जो बातें हैं, उसके सबब अवाम की नाराजगी झेल रही है। और पार्टी जराये के मुताबिक राम माधव शनिचर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 रोजा दौरा बेहद खास माना जा रहा है राम माधव का। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर बीजेपी लीडर राम माधव 2 दिन के जम्मू दौरे पर पहुंचे। राम माधव का कहना है कि वो वुज़रा से, जो कि बीजेपी के वुज़रा है इस हुकूमत में, बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद वाली हुकूमत में, उनसे भी बात कर रहे हैं और जो कारकुनान हैं उनकी भी बात सुन रहे हैं और अवाम का मूड क्या है, किस तरह की बातें निकल कर आ रही, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। राजन, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा राम माधव ने, क्या बात निकलकर सामने आ रही है? अपना सवाल एक दफा फिर से दोहराएंगे? राम माधव साहब ने क्या कुछ कहा है, कोई बात निकलकर सामने आई अभी? राजन जी, राम माधव साहब ने क्या कुछ कहा? जी देखिए, राम माधव जो है शाम को 5 बजे
बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने सबसे पहले जो संगठन के लोग हैं बीजेपी के, पहले उनसे मुलाकात की और उसके बाद जो एमएलए हैं फिर उनके साथ एक मीटिंग रखी। अभी भी एक जो मीटिंग उनकी चल रही है, वो जितने भी उनके मंत्री हैं बीजेपी के वो सब मौजूद हैं एक कमरे में, जहां पे मीडिया को अभी पाबंदी है कि वहां नहीं कवर कर सकते। लेकिन अभी सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो बाहर बीजेपी के ऑफिस के बाहर इस इंतजार में है कि राम माधव मीटिंग खत्म करके वापस आएंगे और उनको एक फाइट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जिस तरह से हलचल देखने को मिली है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है इमरान, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी परसों ही बीजेपी के जो जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, चाहे सीनियर लीडर डिप्टी सीएम तक को दिल्ली तलब किया गया हाई कमांड की तरफ से, और उसके बाद आज जिस तरह से राम माधव खुद जम्मू आके मीटिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संजीदगी दिखी है बीजेपी में कि अपने निर्देश जो हमने पहले भी दिखाया था कि बीजेपी ने निर्देश जारी किए हैं कि इस वक्त जो है पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएं, उसी तर्ज के ऊपर राम माधव इस मीटिंग को ले रहे हैं और ये हिदायत दी है सभी को कि जो भी जनता से वादे किए गए थे उन्हें मुकम्मल किया जाए, उसकी ओर ध्यान दिया जाए, और जो भी मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, जो लोगों की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज लॉन्च हुई, उसको लोगों तक ले जाएं, घर घर तक ले जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन खास तौर से अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, अवाम में भी कुछ नाराजगी है, बीजेपी के जो वज़रा हैं उनको लेकर भी कुछ परेशानियां सामने आई थी, और जिस तरह से कुछ इश्यूज हुए हैं पिछले दिनों उनको लेकर भी बीजेपी को नाराजगी का आवाम की सामना करना पड़ा। तो इनको सुलझाने की सिमत में और जो इस वक्त सियासी उठापटक चल रही है रियासत में, ये दौरा कितना अहम है राम माधव का? कि देखिए बहुत अहम दौरा है। अगर हम कहेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी के वर्कर आमने सामने आ चुके थे, झड़पें हुई, कई लोग जख्मी हुए, जिस तरह से हमने रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद जो तनातनी थी वो बन चुकी थी बीजेपी और पीडीपी में, और उसके बाद जिस तरह से हसीब दराबू को काबीना से बाहर निकाला गया, उससे ये साफ हो गया कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है, ये उसके अगेंस्ट है, क्योंकि बीजेपी के जो एमएलए हैं उनका कई बार ये भी कहना सामने आया उनकी बात की हसीब दराबू ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, उनको एक स्केप बोर्ड बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जम्मू में आवाज उठी बीजेपी के खिलाफ कि क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो लोग सरकार में देश हित की बात करते हैं तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो बीजेपी अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती। इस तरह की तमाम बातें जो सामने आना शुरू हुई, उसके बाद बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो गया, और जिसके चलते जो है बीजेपी की लीडरशिप को दिल्ली तलब किया गया। वहां पूरा 2 दिन मीटिंग चली और उसमें भी ये हिदायत दी गई कि अभी आप पार्टी को मजबूत कीजिए, शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह से एक संघ के जो लोग हैं बीजेपी के, जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं संगठन का, उनकी ओर से भी जो फीडबैक गया ठीक नहीं था, और यही था कि बीजेपी के एमएलए और जो जीत के आए थे और जो मंत्री बनाए, कहीं ना कहीं लोगों के जो आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने में कामयाब जो साबित हुए हैं, और लोगों में गुस्सा है, जिसको देखते हुए ये जो दौरा है ये उसी विषय में हो सकता है, क्योंकि एक लंबी जो मैराथन हम कहेंगे मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू हो चुका है बीजेपी मुख्यालय में। जी शुक्रिया राजन वैद आपका इस पूरी जानकारी के लिए जम्मू से। और हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायलॉग प्रोसेस को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया है। ये जानकारी हुर्रियत तर्जुमान जी.ए. गुलजार ने दी है। आपको बता दें कि आईबी ने सैयद अली शाह गिलानी को डायलॉग प्रोसेस के लिए दिल्ली बुलाया था। गिलानी ने कहा कि जब तक कश्मीर मसले को तारीखी तनाजुर में हल नहीं किया जाता तब तक कोई भी डायलॉग प्रोसेस बेमानी है। गिलानी ने यह भी वाजे किया कि जब तक हिंदुस्तान अपनी मुतनाज़ा पॉलिसी को खत्म नहीं करेगा तब तक ये पेशरफ्त बेकार है। तो आपको इस खबर से एक बार फिर वाकिफ करा दें। दरअसल हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायलॉग प्रोसेस को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया है। ये जानकारी हुर्रियत तर्जुमान जी.ए. गुलजार ने दी है। आपको बता दें कि आईबी ने सैयद अली शाह गिलानी को डायलॉग प्रोसेस के लिए दिल्ली बुलाया था। गिलानी ने कहा कि जब तक कश्मीर मसले को तारीखी तनाजुर में हल नहीं किया जाता तब तक कोई भी डायलॉग प्रोसेस बेमानी है।
गिलानी ने यह भी वाजे किया कि जब तक हिंदुस्तान अपनी मतनाज़ा पॉलिसी को खत्म नहीं करेगा तब तक ये पेशरफ्त बेकार है। तो एक बार फिर डायलॉग प्रोसेस को ठुकराया है। गिलानी ने अलहदगी पसंद लीडर हैं सैयद अली शाह गिलानी, और खासतौर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि हम इस तरह की किसी भी डायलॉग प्रोसेस में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हिंदुस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं करता है। उनका इल्ज़ाम है, जो कि उनके तर्जुमान का कहना है, कि डायलॉग प्रोसेस के लिए उन्हें दिल्ली जब बुलाया गया था उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले को तारीख़ी नज़रिए से देखा जाना चाहिए, तारीख़ी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तब तक जब तक इसे इस तरह से नहीं देखा जाएगा सारे डायलॉग प्रोसेस बेमानी है, ये कहना है सैयद अली शाह गिलानी का उनके तर्जुमान के हवाले से। गिलानी ने यह भी वाज़ेह किया कि जब तक हिंदुस्तान अपनी मुतनाज़ा पॉलिसी को खत्म नहीं करेगा तब तक ये पेशरफ्त बेकार है। अलहदगी पसंद लीडर हैं। आपको बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है अलहदगी पसंदों से भी बात की जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि सभी फरीकों से हम बात करना चाहते हैं, सभी फरीक़ैन से बात करना चाहते हैं, और अगर पीस आती है, अमन आता है वादी में और जम्मू कश्मीर में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन अलहदगी पसंद लीडर या अलहदगी पसंद जमातें अभी भी किसी भी डायलॉग प्रोसेस में हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, और यही वजह है कि सैयद अली शाह गिलानी ने जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक जो कोशिश की जा रही है डायलॉग प्रोसेस की, उसे मना कर दिया है, उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सैयद तजम्मुल, इस हुर्रियत के इस रवैये को कैसा देखा जाए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत से फिलहाल इनकार। जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लगातार माजी में भी इस तरह की कोशिशों का भरपूर फायदा नहीं उठाया, जब कुल पार्लिमानी वफद जो है रियासती वज़ीर आला के मुलाकी होने के बाद सैयद अली शाह गिलानी की कोठी तक पहुंचा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इनकार किया मुलाकात करने से। आज भी इसी तरह की कोशिश जो की गई थी कि शायद माहौल को भांपते हुए जो मरकजी वज़ीर दाखिला ने लगातार कोशिशें की जम्मू कश्मीर आकर, और कहा था कि बातचीत से ही तमाम मसाइल जो हल किए जा सकते हैं। और लाल किले के फसील से जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कश्मीरियों को गले लगाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि उस पहल का मुस्बत फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आज बुजुर्ग लीडर के घर जिस तरह से कोशिश की गई थी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो किसी भी खुफिया और मीडिया की चकाचौंध से दूर जो भी मुलाकातें होंगी उनसे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान, जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोशिशें माजी में भी की गई, लेकिन हुर्रियत का जो मौक़िफ़ है वो साफ, सीधा और सच्चा। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक जितनी भी मुलाकातें इस तरह से की गई, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक्टिव मिलिटेंट के साथ सीज फायर वायलेशन के बाद जो बातचीतें की गई थी, लेकिन उसका कोई मस्बत फल जो है समरावर साबित नहीं हो सका। इसी के चलते आज जो मज़हमती लीडरान का खीमा इकट्ठा हुआ है, मीर वाइज यासीन और सैयद अली शाह गिलानी का, आज की इस मुलाकात पे या आज के इस माहौल के बनने पर जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी ने इनकार किया, कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में स्टेक होल्डर एक ही नहीं है, बल्कि जो बंदूक बरदार तंजीमें हैं शायद उनको एतमाद में नहीं ले पाएंगे सैयद अली शाह गिलानी, या जो बाकी चैलेंजेस हैं समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, उनको भांपते हुए सैयद अली शाह गिलानी ने आज भी इस कोशिश को आगे बढ़ाने से बिल्कुल दामन छुड़ाया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है किसी भी मुश्किल के किसी भी मसले के हल के लिए। ये भी अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समझने के लिए तैयार नहीं है, इसको तो जिद कहेंगे, अड़ना कहेंगे, और जो मौके या मौके फराहम किए जा रहे हैं उनको नजरअंदाज करने, उनको छोड़ने की एक तरह की कोशिश के तौर पर इसे देखें। बिल्कुल, देखिए इमरान, आपको याद होगा कि जब दिनेश्वर शर्मा की तकर्री हुई उस वक्त रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तहरीरी तौर पर हुर्रियत लीडरान को आगाह किया था कि वो इस बातचीत के अमर का फायदा उठाए ताकि आने वाले दिनों में जो सियासी समाजी काम है वो मुतासर नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त भी सैयद अली शाह गिलानी और मज़हमती लीडरान का जो खीमा है यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक के बीच में जो बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक लाहासिल अमर है, इससे कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन बातचीत के बगैर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरा मतवादिल रास्ता नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर के इस घुटन के माहौल से निकला जा सके। लेकिन
हुर्रियत लीडरान आज हमने कई हुर्रियत लीडरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की और वजह जाननी चाहिए कि मरकज की तरफ से अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि माजी में 145 बार इस तरह की बातचीतें हुई, लेकिन उसका असर जो है, उसका जो नतीजा होना चाहिए था वो जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक ही स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि एक पथराव करने वाले भी कुछ यूथ्स हैं। कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं मिलिटेंसी से, कुछ लोग मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये नहीं, तमाम तबकों को एतमाद में लिए बगैर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी लीडर इस तरह की बात। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस पूरी बातचीत के लिए आपका, श्रीनगर से। एक तरफ पाकिस्तान सरहदों पर आए दिन सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हिंदुस्तान पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वहीं पाकिस्तान के वजीर कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारत लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए ऐसे हालात में दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान भारत में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला चुका है। जाहिर है पाकिस्तान हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर करना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने भारत पर पाक हाई कमीशन अफसरान को परेशान करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है। उसका रिप्लाई जो है मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, बट जो हमारा जो एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, उसके तहत जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए और जैसे एक मिशन को फंक्शन करनी चाहिए वो सारा हमें प्रदान हो। दरअसल पाकिस्तान इंडियन हाई कमीशन के अफसरान को लगातार परेशान कर रहा है। जराये के मुताबिक पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इंडियन हाई कमिश्नर को बीच सड़क पर रोक दिया था और इंडियन डिप्लोमेट्स की रिहायशी इमारतों में भी रेड की थी। भारत ने जब सख्ती से इन मुद्दों को उठाया तो पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही इल्जाम लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर बांदीपुरा के हाजिर में मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और CRPF की ज्वाइंट टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। खबर यह भी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान दो तरफा गोलीबारी हुई, लेकिन पत्थरबाजों ने एक बार फिर से मिलिटेंट्स को भगाने में मदद की। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। मारे गए मिलिटेंट्स में से एक पुलवामा का ही रहने वाला है। एनकाउंटर के बाद से ही पुलवामा में आम जिंदगी मुतासिर रही। बीजेपी लीडर पर जानलेवा हमले के बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी थी। बीजेपी लीडर अनवर खान पर हमले के बाद मिलिटेंट्स एक घर में छिप गए थे, जिसके बाद रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। कई घंटे बाद फोर्सेज ने हमलावरों को मार गिराया। दहशतगर्दाना हमले में अनवर खान बाल बाल बच गए थे। हालांकि अनवर खान के एक बॉडीगार्ड को गोली लग गई थी। दोनों मिलिटेंट्स की लाशें बरामद कर ली गई हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता के ऊपर जब हमला हुआ और उधर से शायद हमारा खबर है कि पुलिस की तरफ से कि ये वेपन स्नैचिंग इंसिडेंट था और वो PSO ने रिस्पॉन्ड भी किया है। और जैसे ही उधर से वो भाग रहे थे, हमारा एक ADP के साथ उनका मुठभेड़ हुआ है, जिसके अंदर उनने हमारा पार्टी के ऊपर फायर किया और हमारा जो छोटा टोली था वो फौरन चेज किया और एक कमरे के अंदर उनको बंद करवा दिया। और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है और हमने उनको सरेंडर के लिए बताया, बट तकरीबन 15-20 मिनट के बाद बिल्डिंग के अंदर से हमारे ऊपर कारगर फायर आया था और उसके बाद रात में कार्रवाई करके ये जो 2 टेररिस्ट है उनको हम न्यूट्रलाइज किया है। जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट आ रहा है, एक LET का है और एक HM का है। दोनों लोकल है, दोनों लोकल टेररिस्ट। मारे गए मिलिटेंट्स में एक रसिक नबी भट्ट त्राल का रहने वाला था, इसलिए त्राल और उसके आसपास के इलाकों में एहतियातन कारोबारी इदारे बंद रखे गए हैं। रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही कम रही। अवंतीपोरा में भी सरकारी दफ्तर और बैंकों के अलावा तालीमी इदारों में कामकाज मुतासिर रहा, क्योंकि मुठभेड़ में मारा गया दूसरा मिलिटेंट शबीर डार यहीं का रहने वाला था। पंपोर और अवंतीपोरा में लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी के मद्देनजर एहतियातन हाईवे पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है। रियासती पुलिस के जवान भी किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और लोलाब के एक नौजवान ने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें कि नौजवान हाथों में AK-47 राइफल लिए दिखाई दे रहा है। इस शख्स का नाम बिलाल अहमद शाह बताया जा रहा है। तस्वीर पर बिलाल का कोड नाम शहबाज लिखा हुआ है। मनान वानी के बाद बिलाल अहमद शाह पहला नौजवान है जो किसी मिलिटेंसी तंजीम में शामिल हो गया है। खबरों के मुताबिक बिलाल का वालिद शम्सुद्दीन भी मिलिटेंट था जो 1992 में मारा गया था। उस वक्त बिलाल की उम्र 2 साल थी। बिलाल के अहलखाना की माने तो उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए बिलाल के मिलिटेंट बनने की खबर मिली। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। इसके बाद से उसके पास पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। कुलगाम पुलिस के मुताबिक इस शख्स को आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF ने गिरफ्तार किया। मुश्तबा शख्स को हिजबुल मुजाहिदीन ने यह पिस्टल सुपुर्द की थी। पुलिस DGP SP वैद्य ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि कुलगाम में पिस्तौल के साथ एक और लड़का गिरफ्तार किया गया। कुलगाम पुलिस ने अच्छा काम किया। उधर दहशतगर्द हाफिज सईद ने पाकिस्तान में खुद पर लगे बैन हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है। और PDP के सीनियर लीडर डॉक्टर हसीब दराबू को काबीना से निकाले जाने के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी के चलते रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह भी दिल्ली गए थे और ऐसी खबर है कि वहां उन्होंने आला BJP लीडरान से मुलाकात की। आपको बता दें कि दराबू को निकाले जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की सदर वाले काबीना में एक और काबीनी वजीर की जगह बन गई है। इससे पहले BJP हाईकमान ने से रियासती सदर सत्य शर्मा और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने मुलाकात की थी। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने नायब वजीर आला निर्मल सिंह से बात की। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, डिप्टी CM जम्मू एंड कश्मीर। सर, अभी हाल ही में दिल्ली से आप लौटे हैं, क्या मकसद था वहाँ जो मीटिंग बुलाई गई? देखो, मैं तो अपने व्यक्तिगत काम से गया था। मेरी किसी से मीटिंग नहीं, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, तो मैं तो व्यक्तिगत काम से गया था। सर, लेकिन जिस तरह से आपके स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी लीडरान भी वहाँ पे मीटिंग हुई है, तो क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या देखिए, प्रेसिडेंट और महामंत्री संगठन, क्योंकि पार्टी की अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उनको बीच बीच में बुलाया जाता है, तो उसी सिलसिले में वो गए थे। 2019 को लेकर संजीदा जो है वो दिखी है केंद्र सरकार, तो अब आप किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो पास ही है? डेफिनेटली, क्योंकि 18 है, 19 के लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं। आने वाले वक्त में जो 19 को बड़े जो है अच्छी तरीके से जीते हैं। जम्मू कश्मीर से इससे पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, अच्छा होगी, ये हम जो है अश्योर कर सकते हैं। यूपी के बाद धक्का सा लगा है, लेकिन आपको लगता है इसकी चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं अभी भी भाजपा के साथ हैं? देखिए, जिस तरीके के काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरीके से जो है इंटरनेशनल से लेके और नेशनल और स्टेट तक का जितना उनका कंट्रीब्यूशन है अलग अलग क्षेत्र में, तो लोग सभी समझते हैं। बीच में कई बार लोकल फैक्टर्स बाई इलेक्शंस में आते हैं, उसके कारण या कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग डिस्ग्रंटल या इस प्रकार के लोग थे जो कि जुड़ गए, आपस में लड़ते रहते थे। सिर्फ मोदी जी को जो है मतलब BJP को पीछे हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, आंशिक उनको कामयाबी मिली है, लेकिन वो 2019 के लिए भारत के लोग हैं, बिल्कुल थंपिंग मेजॉरिटी से मोदी जी को जिताएंगे। एक लास्ट सवाल सर ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप चेयरमैन हैं, जिस तरह का नौशहरा का वाकया हुआ उसके बाद आपको लगता है जल्द से एक मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि? देखिए, सरकार उसको देख रही है, जो अगर जरूरत पड़ेगी करने के लिए हम करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। दहशतगर्द हाफिज सईद ने पाकिस्तान में खुद पर लगे बैन को हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द हाफिज सईद ने पाकिस्तान के होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगाई गई रोक को हटाने का मुतालबा किया है। 10 फरवरी को पाक होम मिनिस्ट्री ने हाफिज के तंजीम जमाउद्दावा और फलाह इंसानियत के खातों को फ्रीज कर दिया था। साथ ही एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 के तहत दोनों तंजीम की प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। हाफिज ने इस फैसले को चैलेंज किया है। हाफिज ने पिटीशन में कहा कि पाक सरकार ने UN और भारत के दबाव में उस पर कार्रवाई की है, इसलिए उस पर लगाए गए बैन हटाए जाएं। हाफिज ने अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को समाजी फलाह व बहबूद से जुड़ा हुआ बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
इधर मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और गर्मियों की छुट्टियों में पूरी फैमिली कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग जरूर करती है। तो अगर आप भी सैर व तफरीह के शौकीन हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गर्मियों की छुट्टियां हो और कहीं घूमने का मन करे तो हर शख्स पिकनिक के बारे में जरूर सोचेगा। रियासत जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए वैसे तो कई खूबसूरत जगह हैं, लेकिन इस सीजन में जम्मू को एक और ख़ास गिफ्ट मिला है। वो है महाराजा हरी सिंह पार्क, जिसका इफ्तिताह खुद रियासत जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने किया और आवाम को पार्क की सौगात दी। ये पार्क जम्मू में शुरू किए जा रहे खास मंसूबों में से एक है, जिसे वक्त पर मुकम्मल करके आवाम को सुपुर्द कर दिया गया है। ये पार्क तवी दरिया के किनारे जम्मू शहर के बीचों बीच मौजूद है और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस पार्क की खूबसूरती को देखकर अफसरान को हुक्म दिया है कि ऐसे पार्क की और तामीर की जाए। नहीं, ये जो महाराजा हरी सिंह जी के नाम पे ये पार्क बना है बहुत अच्छा है और यहाँ जम्मू में हमें और स्पेसेस चाहिए जहाँ लोग आएँ, रिलैक्स करें और बच्चे खेलें और जो हमारे स्टूडेंट्स या दूसरे लाइब्रेरी में जाएं, थोड़ा सा वहाँ खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो मैं वही डिप्टी सीएम साहब से बात कर रही थी कि हमें जम्मू में और भी ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ हम इस किस्म की ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर सकें और ये अच्छा बना है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जो इसमें जो टीम है जिन्होंने ये जो बनाया है, इसका महाराजा सिंह का स्टैचू जिन्होंने बनाया है या बाकी जो बनाया है, लाइब्रेरी वगैरह बहुत अच्छी बनी है। डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इसके बारे में। पार्क जो है उसका आज जो उद्घाटन हुआ है और महाराजा हरी सिंह का बहुत ही मैसिव और बहुत ही खूबसूरत जो स्टैचू है उसको अनवेल किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा, बाकी लोग हम थे सारे उसमें। तो एक बहुत बड़ा एक तोहफा है जम्मू के लिए। ये पार्क बहुत खूबसूरत है और इसमें जो है लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे से लेके और बुजुर्ग जो स्कॉलर्स तक उसमें पढ़ सकेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर जो वहाँ पर रेस्टोरेंट बना है बहुत अच्छा, हमने वहाँ खाया उसको, तो बहुत अच्छा खूबसूरत और बहुत ही जो है स्वादिष्ट वहाँ पर सारा है। और जम्मू के एक रिनाउंड जो इस होटल बिजनेस में हैं भल्ला, उनके द्वारा जो उसको रन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा है जम्मू के लिए खास तौर पर। और अल्टीमेटली ये हाँ टिकट होगी इसमें जो है रिवर फ्रंट जब आएगा, जब यहाँ लेक बनेगी और रिवर फ्रंट आएगा उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तवी दरिया के किनारे लगभग 36 कनाल जमीन पर बने इस पार्क पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया है। पार्क के बीचों बीच एक खूबसूरत महाराजा हरी सिंह का मुजस्समा लगाया गया है, जिसे जाने माने फनकार रवि जम्वाल ने बनाया है, जिसमें करीब 32 लाख का खर्च आया है। पार्क में कॉफी शॉप के साथ लाइब्रेरी, फैमिली कॉर्नर भी तैयार किया गया है। पार्क में घूमने आने वालों को बैठने के लिए मुकम्मल जगह तो मिलेगी ही, साथ में आप यहाँ बैठकर रियासत की तारीख से जुड़ी कई किताबें भी पढ़ पाएंगे। पार्क में लैंडस्केपिंग, कई तरह के खूबसूरत फूलों के साथ चिल्ड्रन पार्क, लाइटें समेत मौजूदा दौर की हर सहूलियत मौजूद है, जिसका लुत्फ अब आवाम उठा सकती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जेडीए के जो पार्क बना हुआ है। ये पहला पार्क है ऐसा जम्मू में कि जो इतने बड़े लार्ज स्केल पे बना हुआ और अच्छा पार्क जो है जम्मू में पहले नंबर पे इसको प्राइज़ भी मिला हुआ है। और ऐसे पार्क हम चाहते हैं कि ऐसे पार्क और भी बनने चाहिए जम्मू में, ताकि आम जनता को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, एक रिक्रिएशन की फैसिलिटी लोगों को मिले। इसमें जब माता वैष्णो देवी के जो यात्री आते हैं वो आके जम्मू में ठहरते हैं। जम्मू में ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है, यहाँ पे जेडीए डिपार्टमेंट ने बनाई है। तो इसमें यात्री जो हैं आएंगे यहाँ पे बच्चों को लेके, यहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ है। रेस्टोरेंट में आपको हर किसी किस्म की वैरायटी मिलेगी और जम्मू का नाम जो है काफ़ी रोशन होगा। वो बाहर जाके भी कहेंगे कि भाई वाकई जम्मू में कोई ऐसी चीज़ बनी है जिससे जम्मू का नाम रोशन होगा। रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को लेकर आए दिन लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं और एक दिन पहले बीजेपी लीडरान को मिली नसीहत के बाद पार्क का इफ्तिताह शायद उसी नाराजगी को दूर करने की कोशिशें हैं। हो सकता है ऐसे ही रियासत भर में तरक्याती कामों का मुजाहिरा करके हुक्मरान लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहें। जम्मू से राजन वैद की जी सलाम के लिए रिपोर्ट। जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट के नॉन गैजेट्स एम्प्लॉयज यूनियन ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और हुकूमत पर मुलाजमीन की जेर इल्तवा मुतालबात को हल करने की अपील की। ये मुलाकात गुलाम रसूल मीर की सदारत में हुई और सीएम से अपने कैडर रिव्यू मसले को हल करने का मुतालबा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2008 के SRO 386 के मुताबिक कश्मीर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी तकर्रूरी में डायरेक्ट भर्ती का फायदा भी उन्हें दिया जाए।
पुंछ के सूरनकोट में मिर्जा मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल ट्रक के साथ टकरा गई और मोटरसाइकिल सड़क से नीचे दूर जाकर गिरी। दोनों मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हो गए। लोगों ने जख्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है जख्मियों को, जिनकी पहचान शौकत अहमद और इम्तियाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वादी में देर रात आए जलजले ने डोडा, रामबन, किश्तवाड़ समेत कई जिलों के लोगों में दहशत पैदा कर दी। जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.7 दर्ज की गई और इस मसले पर डोडा एसएसपी मोहम्मद शाबिर खटाना का कहना था कि फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि यूएस साइंसदान ने 2016 में अपनी रिसर्च में लिखा था कि चिनाब वैली में बड़े जलजले के आसार हैं। वहीं ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने इस तरह के खतरे के आसार पहले ही जाहिर किए हैं। अक्सर ट्रेन या बस में सफर के दौरान बोतल बंद पानी पीने वाले लोगों के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर है। भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में साफ पानी के नाम पर बेचे जा रहे बोतल बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले ज्यादातर सयाह पीने के पानी के लिए बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अमेरिका की इस तंजीम के इंकशाफ के बाद बिस्लरी, एक्वाफिना समेत तमाम बड़ी कंपनियों के पानी पर भी भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल वाटर इज नो मोर मिनरल वाटर। इसमें सारे मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उस पानी में बचता कुछ नहीं है ना। बेसिकली नेचुरल वाटर जो है वही बेस्ट है। हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतल्स जो है ये बिल्कुल मुज़र सेहत है। एक आम इंसान ये सोचता है कि वो बाज़ार जाए, अगर उससे पानी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल मिनरल वाटर ख़रीद के उसे लगता है कि मैंने सही पानी ले लिया, लेकिन उसको क्या मालूम कि यही पानी उसके लिए बिल्कुल मुज़र सेहत है। हमें लगता है कि इस पे फौरी तौर यहाँ की गवर्नमेंट जो है, या यहीं की नहीं बल्कि सारा वर्ल्ड जो है, उसको चाहिए कि वो इस पे कदगन लगा दे। दरअसल अमेरिका में वाक़ई एक निजी तंजीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 93% बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। इस जांच के लिए तंजीम की जानिब से भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, केनिया, लेबनान, मेक्सिको, थाईलैंड और अमेरिका समेत 19 मुल्कों में सैंपल इकट्ठा किए गए थे। तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में बेचे जा रहे बोतल बंद पानी में पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन और पॉलीथीलीन थेरेफ्थलेट जैसे एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत के सरकारी तालीमी इदारे वक्त से बहुत पीछे छूट गए हैं। ऐसे हालात में बच्चे दुनिया से मुकाबला तो दूर, अच्छी तालीम भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है तालीमी इदारों का वक्त के साथ अपडेट ना हो पाना। तालीम जिंदगी है ये जनाब, इतनी आसानी से मुकम्मल न होगी। शागिर्द हम कभी बन ना पाएंगे और उस्ताद ये बनने न देगी। पत्तन हायर सेकेंडरी स्कूल के जो हालात हैं, अगर यही हालात रहे तो रियासत के तलबा सच में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। दरअसल 1960 में कायम इस तालीमी इदारे की जानिब से आज भी उन्हीं सब्जेक्ट्स की तालीम फराहम कराई जा रही है जो 60 की दहाई में पढ़ाई जा रही थी। वक्त के साथ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट और कोर्स में इजाफा नहीं किया गया, जबकि आज के इस वक्त में इस शोबे में काफी तब्दीलियां हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी 60 सालों में महकमा तालीम को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि तेजी से बदल रहे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक स्कूल को भी अपडेट किया जाए। ये लगभग 1960 में खोला गया है, लेकिन यहाँ वही सब्जेक्ट है जो 1960 में थे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं, यहाँ पटन की बस्ती डिमांड करती है, व्यापार मंडल डिमांड करती है, पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि यहाँ कॉमर्स, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज़, जोग्राफी, होम साइंस,
EVS स्टैटिस्टिक्स खोला जाए, जिसके लिए बच्चे हमें रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ जो है, यहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं है, यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं। अभी मैं सुबह आया तो एक कमरे में मेडिकल चल रहा था, वहाँ बच्चे फुल पैक थे और लगभग 30-40 बच्चे बाहर बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन के लिए क्लासरूम बड़े होने चाहिए जिनमें 200-200 बच्चे समा सके। प्रिंसिपल साहब के बाद अब यहाँ के बच्चों की सुनते हैं। 12वीं क्लास की तालिबे इल्म सहला शाहीन और उनके दोस्त तकरीबन एक ही बात कह रहे हैं कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तलबा को बाहर बैठकर तालीम हासिल करना पड़ता है, वो भी 60 साल पुराने पैटर्न वाली। मुझे लगता है ये इदारा बहुत पुराना है, ये 60 साल पहले बनाया गया है। मुझे ये लगता है यहाँ अच्छी फैसिलिटी है पर वैसी भी नहीं जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स है और रूम्स जो है, क्लास रूम्स है, बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए जगह नहीं होती क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी क्लासेस होते हैं। सवाल ये उठता है कि रियासत के नौजवानों को तालीम फराहम करवाने के लिए सरकार की जानिब से जो मंसूबे चलाए जा रहे हैं, उसमें तालीमी इदारों के मॉडर्नाइजेशन को शामिल किया गया है कि नहीं? शायद नहीं। रियासत में 3 साल सरकार चलाने का जश्न मना रही सरकार को इन स्कूलों और कॉलेजों को दुरुस्त करके बच्चों को भी जश्न में शामिल होने का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपना बेहतर कल बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पतन। और आर्मी के साथ HPCL जैसी तंजीमों के ताउन से रियासत जम्मू कश्मीर में तालीम को फरोग देने के मकसद से सुपर 30 चलाई जा रही है, जिसमें कि आर्मी की जानिब से 30 बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आर्मी की जानिब से इंजीनियरिंग में अपना मुस्तकबिल बनाने वाले तलबा के लिए सुपर 30 चलाया गया था, जो कि अब सुपर 50 हो गया है। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा और क्या है सुपर 30, इस पर मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे सैयद तजमुल ने HPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजीत सिंह से। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे सरकार ने कोशिश की थी सुपर 50, उसके बाद आर्मी और बाकी एजेंसीज ने मिलकर सुपर 30 के लिए जो अब की बार कोशिश की थी। हमारे साथ HPCL के मैनेजर साथ में मौजूद हैं। अजीत जी, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कैसे देखते हैं आपकी सुपर 30 में इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा? आर्मी शॉर्टलिस्ट करेगी अलॉन्ग विद नीडो जो चैनल पार्टनर्स हैं और HPCL, और आई थिंक तमाम स्टेट से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इस प्रोग्राम के लिए फिर आगे उनको ट्रेनिंग, उनका यहाँ ये पे रेजिडेंस आर्मी ने बना के रखा है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और HPCL रियली प्रिविलेज फील करती है कि हम आर्मी के ने हमको चुना और हम आर्मी के साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। HPCL में हमारा एक कमिटमेंट है कि हम सोसाइटी से कमाते हैं और हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को कुछ वापस करें। तो वैली में भी हमारा बहुत अच्छा कारोबार है, हमारा आर्मी के साथ भी अच्छा कारोबार है, और LPG में जैसे हमारा वैली में 63% बिजनेस है हमारा यहाँ LPG प्लांट भी है, हमारा पेट्रोलियम ऑयल डेपो भी है। कश्मीर में हम देख सकते हैं, जम्मू में देख सकते हैं, लेकिन क्या ये पहला इनिशिएटिव आपका होगा या इससे पहले भी कोशिश की गई थी? नहीं, हमारा एक पूरा CSR विंग है और हम तमाम एरियाज़ में, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट है, हम तमाम जगह पे जहाँ जहाँ हम लोग पैन इंडिया हैं, हम लोग CSR का काम सोसाइटी में हम जाके उनके साथ मिलके हम ये सारा काम करते हैं। ये हमारा एक पहला इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन आर्मी के साथ इस तरह से सुपर 30 का एक मेडिकल के लिए ये हमारी एक शुरुआत है यहाँ पे इन विद द आर्मी। और अदरवाइज हमारा CSR का बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, ऑल इंडिया प्रोग्राम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। HPCL की कोशिश रहेगी कि बढ़ते बच्चों को मौका मिले, खासकर नीट में एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए। अगर उनको इस तरह की स्पॉन्सरशिप की कोई कमी पेशी दिख रही है तो उसको पूरा करने की इंडियन आर्मी के साथ और रियासत जम्मू कश्मीर में फौजी अफसरान के साथ बैठकर सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें तय पाया कि बच्चों के साथ अगर उनकी स्पॉन्सरशिप को साथ साथ रखा जाए तो नताइज बेहतर हो सकता है। अशरफ आनी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर।